वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल MS पथेरिया पे। और आज हम जो लेक्चर करेंगे लेक्चर नंबर 2। इससे पहले इंट्रोडक्शन, उरस्टेड एक्सपेरिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देख चुके हैं। आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस लेक्चर पे लगभग क्वेश्चन तय है आना, इसलिए कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए। जब आप कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसके साथ साथ पूरी सीरीज जो चली हुई है उस सीरीज को देखिए। इस सीरीज की बहुत ही खास इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसके बाद इसके जितने भी एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल्स है, एक एक क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। उसके साथ साथ जितने भी सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू हो मैं सारे आपको कराऊंगा, जितने भी नीट के पीवाईक्यू हैं वो सारे आपको कराऊंगा, जितने भी आईआईटी मेंस के पीवाईक्यू हैं सारे मैं आपको करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला है। उसके साथ साथ आपको डीपीपी अलग से मिलेगी, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके भी फॉलो कर लीजिए। चलिए ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए चलते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। टॉपिक होगा बायोट सैवर्ट लॉ एंड एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लॉ। अब ये दोनों एप्लीकेशन वो हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है 2024-25 का, और इसी प्रकार जो आपका नीट का सिलेबस आया है, आईआईटी का सिलेबस आया है, उस सिलेबस के हिसाब से है। जैसे 2023-24 का जो सिलेबस था उसी के हिसाब से मैंने अभी टॉपिक को कंसीडर किया। जैसे ही 2024-25 के सिलेबस में कुछ चेंज आता है तो हम उसको चेंज कर लेंगे। कंप्लीट हमारा एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट होगा। एनसीईआरटी को तो हम ये मान के चलो बेसिक से लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी पूरी कवर्ड होगी, कोर कंसेप्ट होगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे। अभी भी जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उसमें से कुछ पीवाईक्यूज होते हैं, बेसिक टू एडवांस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलता हूं कि ये क्वेश्चन यहाँ आया है, ये क्वेश्चन यहाँ आया है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, तो वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले टाइम को वेस्ट न करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम है बायोट सैवर्ट्स लॉ। टॉपिक इज बायोट एंड सैवर्ट लॉ। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोट एंड सैवर्ट्स की, इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसने एक्सपेरिमेंट करके इन बातों को बताया गया था। और इसी बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ का दूसरा नाम लैप्लास लॉ भी लिखा गया है। इसका जो दूसरा नाम है वो लैप्लासिस लॉ भी इसको कहा जाता है। अगर इस नाम से आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी यही है, अलग नहीं है। इस नाम से भी हम इसको क्या कहते हैं, जनरली जानते हैं, लैप्लास लॉ। होता क्या एक्चुअल में, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था, मैग्नेटिक फील्ड किया था, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी वायर के अंदर से हम करंट को पास कर दे तो वो लाइट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसको प्रूव करने के लिए ओरस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात भी मैंने वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल में करवाई है। इससे पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी आपको दूंगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, अब मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगा ये तो हमने बता दिया, पर उस मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट क्या है, इस बात को बताने के लिए बायोट और लैप्लास ने अपने प्रयास शुरू किए। यानी कि अभी तक तो हमने ये पता था ना कि ये वायर है, इसमें से करंट पास किया, इसमें से करंट पास करेंगे तो ये लाइट मैग्नेट बन जाएगा। अब मैग्नेट बनने के कारण इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, कितना टेस्ला होगा वो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है SI और घोष होती है CJ यूनिट, मैं आपको बता चुका हूं। तो उसको बताने के लिए बायोट एंड सैवर्ट लॉ ने एक्सपेरिमेंट किए, और इसने एक्सपेरिमेंटल टाइप में एक स्मॉल एलिमेंट के कारण ही फाइंड आउट किया। तो बायोट एंड सैवर्ट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, और इसके साथ साथ खास बात यह है कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करता है। तो हम क्या कहेंगे, it is used to find out current due to magnetic field due to small current element, small करंट एलिमेंट, उसके कारण। और मैं आपको खास बात बता दूं, पहले ही चलता हूं स्टार्ट से, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कहा था उसने बायोट सैवर्ट्स लॉ किसके लिए यूज होता है, टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये वाला वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये यूज हुआ है, पर ये यूज किसके लिए हुआ है? स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए हुआ है। ये एज इट इज क्वेश्चन बन के आ चुका है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बन के आ चुका है, इसलिए आप वरीड मत होइए। मैं एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपके सामने ऐसे एक्सप्लोर करूंगा कि आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। उसके लिए आपको कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा, कंप्लीट सीरीज के साथ आपको बने रहना। पूरी सीरीज देखिए जो चली हुई है, आपको इस बात के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं। आपका एक भी क्वेश्चन सीबीएसई का, आईआईटी का, नीट का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, पर आप पूरी सीरीज के साथ मैं कंसेप्ट को आपको समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, ये बात की मेरी गारंटी रही। ठीक है, तो क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया था, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट को निकालने के लिए कितना वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए सबसे पहले प्रयासरत रहे कौन? बायोट सैवर्ट्स लॉ कह सकते हो, या इसको लैप्लास लॉ के नाम से भी जाना जाता है बहुत बार। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण निकालेंगे। अब मान लीजिए आपके पास एक ये वायर है कोई, और इस वायर में से करंट आई अमाउंट में पास हो रहा है इस प्रकार, ठीक है, और हमने यहां पे एक स्मॉल टुकड़ा ले लिया, और इस टुकड़े की जो लेंथ है वो है डीएल। हमने स्मॉल टुकड़ा लिया, और इस स्मॉल टुकड़े की लेंथ डीएल, और इससे आर दूरी के ऊपर एक पी पॉइंट मान लिया। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, क्योंकि आपको भी पता है, और ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने ये बात बता चुकी है। जो बच्चा पहला लेक्चर देख चुका होगा तो वो कनेक्ट कर पाएगा हर बातों को, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट पास होता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, यानी कि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आया तो वो कितना आया, उस पी पॉइंट के ऊपर उसको निकालते हैं। हमने सबसे पहले डीएल स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, और कितनी दूरी पे लिया? आर दूरी पे लिया, और आर दूरी के ऊपर एक पी पॉइंट मान लिया। तो बायोट एंड सैवर्ट्स का कहना है, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उनका है कि जो डीबी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसके अंदर से बह रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सारा एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एम्पेरिकल लॉ नहीं है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया, ठीक है। और ये जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डीएल, यानी कि जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उसके, और यही जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? साइन थीटा के। और यही जो डीबी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? आर के स्क्वायर के। ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटल बताई गई हैं, ये सारी बातें एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट की गई हैं। बायोट एंड सैवर्ट्स ने बताया कि जब किसी वायर के अंदर से करंट पास होता है तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट इस पी पॉइंट पे आर दूरी पे निकालनी है, और उसके लिए बायोट एंड सैवर्ट ने स्मॉल करंट एलिमेंट लिया। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आ चुका है। तो डीएल स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, डीएल स्मॉल लेंथ के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ये चारों इक्वेशन को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाय में आर का स्क्वायर। अब आपको पता है फिजिक्स का रूल, जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां से रिमूव कीजिए, तो यहां पे आया कांस्टेंट के, ठीक है। यहां पे आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, ये अभी एज इट इज है, ऐसे का ऐसे है, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब यहां पे जो के को इंट्रोड्यूस किया है, ये जो के नाम का वर्ड आया है, इसकी बातें करते हैं। ये जो आपको के नाम का वर्ड दिखाई दे रहा, ये के है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई कांस्टेंट, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो, वही वाला कांस्टेंट है। कैसे? यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपने क्या पढ़ा था? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट के रूप में आया था, नीचे था। पर इसमें क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको याद रखना है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 के बराबर, इसकी जो वैल्यू होती है। अब इसके साथ में यूनिट भी आपको लिखनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी टेस्ला, आर की स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर ये, तो ऊपर हो जाएगा मीटर, और बटे में क्या हो जाएगा? एम्पियर, इस प्रकार। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। तो ये जो के है आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है
और न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करोगे तो 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर होती है। यहां पे जो आपने ये म्यू नोट देखा है, इस म्यू नोट को जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है भाई, वहां क्या कहते थे, परमिटिविटी कहते थे, यहां पे क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी कहेंगे इसको, दोनों में डिफरेंस है। वहां पे इसका नाम क्या था, परमिटिविटी, और यहां इसको कहते हैं क्या, परमिएबिलिटी कहते हैं। जैसे वहां पे वर्ड जब हम जोड़ते थे स्पेस के लिए तो हम नोट लगाते थे, अब सिमिलर कहानी यहां पे भी चल रही है। जब हम स्पेस के लिए बात करते हैं तो यहां पे भी हमने कौन सा वर्ड निकाला है, वो निकाला है म्यू नोट निकाला है भाई। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी का नाम इसको देते हैं। और ये जो परमिएबिलिटी है, अगर नोट लगा हुआ है तो ये किसकी है, ऑफ स्पेस। किसकी परमिएबिलिटी हो गई, स्पेस की। यानी कि जब भी वर्ड नोट जुड़ा होता है तो वो स्पेस के लिए होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो आपने ये कांस्टेंट के लिया है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर परमिएबिलिटी स्पेस में है तो म्यू नोट, अगर यही परमिएबिलिटी स्पेस में ना होकर मीडियम में है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू। तो इसको हम क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यानी कि हमने क्या नोटिस किया, यहां पे समझने की कोशिश करो, हर बात को समझो, रट्टा किसी चीज का ना मारो। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब परमिएबिलिटी स्पेस में है तो इसको म्यू नोट को में लिखेंगे, और जब यही परमिएबिलिटी मीडियम की होगी तो इसको म्यू लिखेंगे। मतलब जैसे ही स्पेस से मीडियम में गए तो परमिएबिलिटी म्यू नोट से म्यू हो गई। अगर ये म्यू नोट से म्यू हो रही है तो के की वैल्यू क्या, म्यू नोट बाय 4 पाई। तो म्यू नोट चेंज हुआ तो के भी चेंज होगा। मतलब के किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड अपॉन मीडियम के ऊपर। जो के है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पे। नोट कर लें, ये एमसीक्यू के रूप में हर एक बात आती है, इसलिए मैं आपको कवर करवा रहा हूं, एक एक बात, एक एक पॉइंट मैं आपको कवर करवा रहा हूं, इसी वजह से, ताकि आपको बाद में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस बी को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब इसका क्या बना सकते हैं, के की जगह रख सकते हैं म्यू नोट बाय में 4 पाई, और आगे रख देंगे आई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया। इस प्रकार से पहले ये करना है, फिर ये सब लिखना है आपको, और उसके बाद ये करना है। सीरियल वाइज चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कुछ भी चल रहे हैं, बिल्कुल सीरियस वाइज चल रहे हैं। पर यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ के बार बार आ रहा है, और जो सवाल आपको पजल करेगा, जो सवाल आपके न्यूमेरिकल करने में बाधा होगा, जो सवाल आपको न्यूमेरिकल करने से रोक देगा, वो सवाल क्या है, ये साइन थीटा की कहानी। कहेगा कि ये थीटा किस किस के बीच, आप बार बार जो ये थीटा ले रहे हैं, ये थीटा है किसके बीच। अब एक बच्चा जब इस फार्मूले को देखता हो तो वो क्या कहता है, ये आई और डीएल के बीच है। जब इस फार्मूले को देखेगा तो बोलेगा कि ये करंट और डीएल एलिमेंट दोनों के बीच है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चा पार्टी, ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरे साथियों, क्योंकि आई और डीएल के बीच एंगल है ही नहीं। क्योंकि करंट और डीएल के बीच एंगल अगर ध्यान से देखोगे तो करंट और डीएल तो एक ही डायरेक्शन में है। देखो, आई भी इस तरफ और डीएल भी इस तरफ। अगर इन दोनों के बीच एंगल होता तो ये हमेशा 0 डिग्री होता। अगर ये या तो 180 होता या 0 होता, क्योंकि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो 180। अगर ये 0 या 180 के बराबर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब सोचने की बात यह है कि ये आई और डीएल के बीच तो एंगल नहीं है। इसके लिए भी इंतजामात किए हैं। कैसे किए हैं? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म बनाना चाहता हूं, मान लीजिए मेरा मन किया इसको वेक्टर फॉर्म में, अब यहां पे दो चीजें साथ दी जाएंगी, दो चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी। एक तो इसी फार्मूले की वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, पहला आपका एडवांटेज, और दूसरा एडवांटेज आपको पता चल जाएगा एंगल किसके बीच में। जब भी आप न्यूमेरिकल निकालोगे तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो वेक्टर फॉर्म कई बार क्वेश्चन में आ चुकी है। तो जब भी आपको किसी चीज का वेक्टर बनाना हो तो मैं 1000 बार समझा चुका हूं, उसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दो। और ये मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, और मैंने कहा था कि पूरी सीरीज जो बच्चा देख रहा होगा वो झट से इसको बता देगा। पहले पॉइंट से, पहले सीरीज से आप इसको देखना शुरू कीजिए, आपकी सारी बातें क्लियर हो चुकेंगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ही काम, एक ही लक्ष्य, इसको वेक्टर फॉर्म बनाना। तो हमने किया, दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, और आगे हो जाएगा दैट इज आई इंटू डी एल, साथ में हो जाएगा साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा आर का स्क्वायर। हमने यहां पे क्या किया, आर एक यूनिट वेक्टर लगा दिया,
सभी को पता है, आर से भी डिनोट कर दो, एन से जो वर्ड मिले उसी से, क्योंकि यह आर था इसलिए हमने इसको आर से डिनोट कर दिया, क्योंकि नीचे आर और आर बैलेंस हो रहे हैं ना, इसलिए हमने आर से किया है। अब देखो इसी आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड। अब कोई बच्चा इसमें पजल हो तो जो डंडे लगा दिए जाएं, इससे मोड होता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। अब इसको यहां पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई। यहां हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बटे में आर का स्क्वायर। अब इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहां रखो बटे में आर का मैग्नीट्यूड। अब एक आर स्क्वायर ये था, एक आर की पावर 1 ये है, तो टोटल क्या हो जाएगा आर पावर 3। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट इंटू में आई डी एल और साथ में साइन थीटा साथ में आर वेक्टर बटे में आर का क्यूब बन गया। अब जो एंगल बना वो ध्यान से देखना, दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, इस प्रकार से यहां पे आई इंटू में डी एल क्रॉस में आर बटे में क्या हो जाएगा आर का क्यूब हो जाएगा। यानी कि जो ये एंगल आया है ये डीएल एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच है। और आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है तो वहां पे साइन थीटा आता है, तो हमने यहां पे साइन थीटा था, जब साइन थीटा को हटा दूंगा तो इसकी जगह क्या लगाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है वेक्टर फॉर्म है भाई, वेक्टर फॉर्म। और इसी फॉर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, इसी फॉर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू माई के इंटू माई आई दैट इज डीएल क्रॉस आर और बटे में क्या हो जाएगा दैट इज आर का क्यूब। ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये दोनों कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। फर्क क्या है, फर्क को समझिए। यहां जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है इसकी वैल्यू को वापस के रख दिया। मैं इसको हमेशा इसी तरह से याद रखता हूं, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू तो मेरे को पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, पर वो याद करना एक टेम्परामेंट अच्छा लगता है, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब यह है कि पहला तो सादित हमने जो बात की है वो ये की है कि ये वेक्टर फॉर्म है। यानी कि जब आप वेक्टर फॉर्म की बात करते हो तो वेक्टर फॉर्म क्या हो गई, वो हो गई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय में आर क्यूब। अगर इस म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह के रख दूं तो ये जो आपको दिखाई दे रही है भी क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अब ये किस किस के बीच एंगल आया, ये जो एंगल आया है आपका ये वाला एंगल है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका एंगल है ये वाला एंगल है थीटा, ये रहा थीटा। अभी तक नहीं बना था, अब बनाया है, आपको पता चल गया। आर वेक्टर और डीएल एलिमेंट इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है इसलिए आपको यह बात ध्यान रखनी है, पूर्ण रूप से आपको इस बात का ध्यान देना है कि एंगल किस किस के बीच है, क्योंकि आपको परेशान करने वाला यह एंगल हो सकता है। दूसरा, इससे यहां पे वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने हर वो बात कवर करने की कोशिश की है जो आपको पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर बनेगा, पर उसके बावजूद आपका एक भी कॉन्सेप्ट इस पूरे बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ के जो आपके सिलेबस में है वो कवर अप हुए बिना नहीं रहेगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन वहीं से आएगा जो आपको करवा दिया गया। अब आगे देखिए, इससे आगे चलते हैं। साथ साथ इसको पीछे पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट लेना तो इसका ले लीजिए, जैसे मैंने आपको टाइम दे दिया है। इसके बाद आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इसका ले लीजिए, ठीक है। आपको यहां से शुरू करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अभी हम इसको दूसरे नोटेशन में ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो थोड़ा स्पेस आ जाए, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हमने क्या लिख दी है, इसकी वेक्टर फॉर्म लिख दी। अभी इसी बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ को एक स्पेशल केस बनाएंगे और उस स्पेशल केस के दौरान आपको किस में कन्वर्ट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी की टर्म में। इसी लॉ को, बायोट शेवर्ट्स लॉ को किसकी टर्म में लिखेंगे हम, चार्ज एंड वेलोसिटी की टर्म में लिखेंगे। अभी जो बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ बताया है वो क्या है, ध्यान से देखिए जरा। बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ ने कहा दैट इज डी बी इज इक्वल टू माई के इंटू माई आई इंटू डी एल
साइन थीटा डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, ये जनरल लॉ जो था। और दूसरा इसी की जो वेक्टर फॉर्म लिखवाई थी वो थी के इंटू आई, और यहां हो गया था डीएल क्रॉस आर, और बटे में क्या हो गया था आर का क्यूब, जिसने बताया कि आर पोजीशन वेक्टर और डीएल एलिमेंट के बीच क्या है, ये एंगल थीटा है। अब एक बात जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं इस आई डीएल कंपोनेंट को उठा लूं इस प्रकार से और इस करंट की वैल्यू को रख दूं मैं चार्ज डिवाइडेड बाय में डीटी, सभी को पता है दैट इज चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू करंट, दूसरी यूनिट का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पहली ही बात, और साथ में कौन रहा डीएल। यहां लिख भी देता हूं मैं कि मैंने इस आई को क्या लिखा है, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय में डीटी स्मॉल करंट, ठीक है, चार्ज बाय टाइम। तो ये क्या बनेगा, दैट इज आई इंटू डीएल, दैट इज कन्वर्ट इंटू क्यू बाय डी टी, डीएल बाय डी टी, देखिए ये डीएल बाय डी टी, ये डीएल बाय डी टी क्या बनेगा, वेलोसिटी। तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, क्यू गुणा में वेलोसिटी। अगर इस आईडीएल को उठाऊं, इस आईडीएल को उठाऊं और इसकी जगह क्या रख दूं, क्यू इंटू वी, इस जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, और जो आईडीएल की वैल्यू है वो किस में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे लिखूंगा पुट आईडीएल इंटू 1। जैसे ही इसको 1 में पुट करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, आईडीएल को 1 में पुट किया तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा दैट इज डीबी इज इक्वल टू में के इंटू में क्यू, और यहां बन जाएगा वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय में आर का क्यू। ये बन गया नया लॉ चार्ज एंड वेलोसिटी की टर्म में, ये नया लॉ बन गया भाई इस प्रकार से। तो ये मॉडिफिकेशंस हैं जो आपसे पूछी जाएंगी बार बार। तो ये नया लॉ बन के आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जनरली एक बात की है कि हमने इस आई डीएल को, आई को रख दिया क्यू बाय डी टी, तो डीएल बाय डी टी क्या बन जाता है, वेलोसिटी। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, दैट इज डीएल डिवाइडेड बाय डी टी। आप भी लिखिएगा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पेपर में आ जाए, क्योंकि अगले को पता रहेगा, इससे अगले की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इस बच्चे को पता है, इसने रट्टा नहीं मार रखा कि ये कंसेप्ट यहां से निकल के यहां तक पहुंचाया है इस प्रकार से। इसके बाद और मॉडिफिकेशन इसके कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखते रहिए जो मॉडिफिकेशन करवाता हूं। करंट को उठा लो, करंट किसके बराबर होता है, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय में टाइम के बराबर, ठीक है भाई, चार्ज डिवाइडेड बाय में टाइम के बराबर। अब देखो टाइम की बात करते हैं, अगर आप यहां फ्रीक्वेंसी लोगे तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, 1/टाइम पीरियड। 11th क्लास की यूनिट नंबर 10 में बता दिया जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये है। तो इस 1/t की जगह क्या रख दूं, f, तो ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू क्यू गुणा में f, ऐसा भी बन सकता है ये, ठीक है। अब इस पूरे रिलेशन में यहां पे I की जगह में क्या रख दूं, q इंटू एफ रख दूं, तो ये बनेगा क्या, dB। यहां पे लिख देता हूं मैं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट कीजिएगा, तो dB की वैल्यू क्या बनेगी, k, I की जगह रख दिया q इंटू एफ, और यहां रहेगा dl क्रॉस r बटे में r का क्यूब, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इस प्रकार से बार बार आप हर चीज को चेंज कर सकते हो, जो आपका मन आए वो चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। ये हमने किसके, वेलोसिटी और चार्ज की टर्म में बताया, ये चार्ज और फ्रीक्वेंसी की टर्म में बताया। यहां पे एफ नाम जो वर्ड जुड़ा हुआ है, ये जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है, फ्रीक्वेंसी है भाई, फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो हर टर्म में मैंने बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ को कवर अप करने की कोशिश की, और कोशिश की आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सारी चीजें मैं एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करता जा रहा हूं, कवर अप करता जा रहा हूं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपका जैसा मन आए साथ साथ उतार भी सकते हैं। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं परमिएबिलिटी की बात। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम परमिएबिलिटी की बात। परमिएबिलिटी जिसको हमने किससे डिनोट किया, म्यू से, नोट लगा दिया तो किसका बन गया, स्पेस का बन गया। जैसे परमिटिविटी को डिफाइन किया था वैसे ही परमिएबिलिटी को भी डिफाइन करेंगे। होता क्या है, परमिएबिलिटी का मतलब एबिलिटी किसकी, किसी मीडियम की, किसी स्पेस की, ताकि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास होने दे। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं। पहले किसके लिए बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए परमिटिविटी बताया था।
अब मान के चलिए कि आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर स्पेस है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बुक, ये आपको रेक्टेंगुलर स्पेस दिखाई दे रहा। अब इस रेक्टेंगुलर स्पेस की खुद के पास एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है, इस खुद की क्षमता, स्पेस की क्षमता है, जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा। इसकी क्षमता यह है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अगर ये चाहेगा तो इसको अपने अंदर से पास होने देगा, अगर नहीं चाहेगा तो ये अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो इसकी वो क्षमता, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जिसके द्वारा ये अपने अंदर से, ये स्पेस अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है, उसको हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? परमिट प्लस में एबिलिटी। ये कितने वर्ड से बना? 2 वर्ड से। परमिट का मतलब परमिशन देना, एबिलिटी का मतलब कैपेसिटी। इस स्पेस की, ये आपका जो स्पेस बना है, इस स्पेस की खुद की इतनी एबिलिटी है कि ये परमिशन दे सकता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को टू पास थ्रू देमसेल्व्स। जैसे वहां कौन लिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया था। तो ये किस किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है परमिट प्लस में एबिलिटी से, 2 वर्ड से बना हुआ है, परमिट प्लस में एबिलिटी। तो यहां पे अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं इट इज एबिलिटी of a space by which it permit magnetic lines of force to pass through themselves। ठीक है, यानी कि ये जो है स्पेस की एबिलिटी या कैपेसिटी है, खुद स्पेस की एबिलिटी या कैपेसिटी है, जिसके द्वारा वो इस बात की परमिशन दे देगा कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कर दे। यानी कि अगर किसी को, जैसे कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, कोई बच्चा बाहर से आया, कहता जी मे आई कम इन सर, अगर मेरी कैपेसिटी, मेरी एबिलिटी है कि मैं उसको अंदर आने की परमिशन दूं या ना दूं। अगर मैंने कह दिया आ जाओ तो आ जाएगा, मैं कह दूं नहीं बाहर खड़ा रहे तो बाहर खड़ा रहेगा। तो ये एबिलिटी किसकी है? मेरी है। इसी प्रकार स्पेस की एबिलिटी होती है खुद की। स्पेस का मतलब होता है 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे, इस कंसेप्ट को भी समझिए, अंदर से बातें समझा रहा हूं। स्पेस का मतलब होता है यहां 3 डायमेंशन स्पेस है, वो हर तरीके से कवर अप कर दिया। तो उसकी खुद की एबिलिटी किसको परमिशन दे रहा, परमिट कर रहा है? वो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके अंदर से पास हो जाएं। इसी को हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी कहते हैं भाई। यही परमिटिविटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, और इसका नाम बन जाता है परमिएबिलिटी। वैल्यू लिखवा ही चुका हूं, म्यू नॉट इज इक्वल टू, मैं सॉरी देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको क्या लिखा था? के, और इसकी वैल्यू को क्या लिखा? 10⁻⁻⁷। अगर म्यू नॉट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, गुणा में कितना? 10⁻⁷। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी यूनिट भी लिखनी होती है आपको, जो के की यूनिट वही म्यू नॉट की यूनिट। जो के की यूनिट क्या थी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो वही किसकी यूनिट हो जाएंगी? इसकी हो जाएंगे। अब इसी का डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का रखिए, मीटर का रखिए एल हो जाएगा, एम्पियर का रखिए ए हो जाएगा। तो इसका आपको डायमेंशन फार्मूला खुद से निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें भाई, तो मैं चेक कर लूंगा किस किस का ठीक है। डायमेंशन फार्मूला आपको खुद से निकाल के बताना है। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड का निकालोगे, इजी है, क्यू वी बी साइन थीटा आपको फार्मूला करवाया था, उससे आप मैग्नेटिक फील्ड का निकालिए, और उसके बाद यहां एम का और ए का रख दीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका पहला जो ला है बायोट एंड सेवर्ट्स ला, उसको हर पॉइंट से, हर चीज से कवर अप करने की मैंने कोशिश की है। हर बात को आपको जो सारी बातें बताने की कोशिश की, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने प्रस्तुत हो तो आप तुरंत उसका क्या कर दे? हल कर दे। अब बात यहां पे क्या आती है? बात यह आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पैदा किया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह पहले भी बता चुका हूं कल के लेक्चर में, उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अभी मैंने कल के ही लेक्चर में, जो पहले वाला लेक्चर, उसमें आपको राइट हैंड स्क्रू रूल समझाया था, उसी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलेगी। जो आपने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो यह मिलेगा आपको राइट हैंड स्क्रू रूल से। जिसने बच्चे ने पहले वाला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा, मैं समझा चुका हूं राइट हैंड स्क्रू। जैसे आपने देखा डीएल क्रॉस आर, तो आप ये देखिए डीएल किस डायरेक्शन में है,
और आर किस डायरेक्शन में। मान के चलिए कि डीएल एलिमेंट है आई डायरेक्शन में, एक बार सपोज करके चलिए, और जो आर है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये आर की डायरेक्शन होगी और ये किसकी होगी, डीएल एलिमेंट की है। ठीक है, तो आपका राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो क्या करेंगी, वो टर्न करेंगी डीएल से आर तक। राइट हैंड की उंगलियां कहां से कहां करेंगी, डीएल एलिमेंट से आर एलिमेंट तक। जो आपका थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस तरह से अपने राइट हैंड को कर्व करना है कि इस फिंगर्स के ये थंब क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। जो उंगलियां हैं वो क्या करेंगी, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक जाएंगी और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। आप समझिए, ये डीएल की डायरेक्शन है तो ये उंगलियां इस तरफ गई, पहले ये अंगूठा नहीं दिखा रहा मैं, उंगलियां इस तरफ गई। ठीक है, और ये कौन हो गया, थंब इसके परपेंडिकुलर। अब उंगलियां कहां जाएंगी, डीएल से आर तक। जब डीएल से आर तक गई तो ये थंब बाहर की तरफ आया। किस तरफ आया, बाहर की तरफ आया। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किस तरफ होगी, बाहर की तरफ हो गई, आउटवर्ड हो गई, इस बोर्ड के आउटवर्ड हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। जब भी इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आए और उसकी डायरेक्शन का पता करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस जस्ट आपको इतना करना है, डीएल का निकालो किस डायरेक्शन में, आर को निकालो किस डायरेक्शन में। फिर आप डीएल से आर तक जाओ ऐसे अपने हाथ को करके, तो अगर ये बाहर की तरफ आए तो बाहर, अंदर की तरफ आए तो अंदर। अगर मैं इसका उल्टा कर देता, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, देखिए अब की बार डीएल एलिमेंट को इस तरफ ले लूं और आर एलिमेंट को इस तरफ ले लूं। ठीक है, अब की बार पूछ ले कोई, अब की बार पूछेगा तो मुझे क्या, डीएल एलिमेंट की तरफ अपनी ऊपर वाली उंगलियां करो और फिर किस तरफ आओ, आर तक आओ। तो अब की बार किस तरफ जा रहा, अंदर की तरफ, क्योंकि डीएल ऊपर था तो डीएल से आर की तरफ अंदर की तरफ गया। तो अब की बार क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, राइट हैंड स्क्रू रूल कल भी समझा चुका हूं, आज फिर एक बार आपको समझा दिया है, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल सा कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है। एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। एप्लीकेशन इसकी जो होगी वो करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के कारण होगी। एक ही एप्लीकेशन तुम्हारे सिलेबस में है, 2-3 एप्लीकेशन सिलेबस में नहीं है, और वो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के कारण। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर करना होगा, एक सर्कुलर लूप ही कंसीडर करना होगा। ये कर लिया भाई, जो ये काम कर रहा वही करते चलो। और इस सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो हमने क्या मान ली, स्मॉल आर के बराबर मान ली। अब आप सभी को पता है कि बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ खुद कहता है कि मैं तो स्मॉल करंट एलिमेंट पे लगूंगा, मैं पूरे के कारण कभी निकाल ही नहीं सकता। इसलिए हमने क्या किया, ये स्मॉल करंट एलिमेंट यहां पे कंसीडर कर लिया, ये कर लिया। और इस स्मॉल करंट एलिमेंट को हमने नाम दे दिया डीएल, और ये पोजीशन वेक्टर आर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये बन गया 90 डिग्री के बराबर। और इस कॉइल के अंदर से आई अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा जी 90 डिग्री कैसे बन गया, तो 90 बनता ही नहीं। तो मैं आपको एक बात समझाता हूं, 2-3 बातें यहां बना रहा हूं, 1 2 और इसको और बढ़ा कर दो 3 कर दिया। जब आप इसके टुकड़े को देखो इतने से, एक इसके टुकड़े को देखो इतने से, एक इसके टुकड़े को देखो इतने से, तो आपको यह दिखाई देगा कि ये टुकड़ा बिल्कुल फ्लैट होता जा रहा है। देखो फ्लैट होता जा रहा है, और फ्लैट होते होते एक टाइम पे ये बिल्कुल स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। जो स्मॉल टुकड़ा है, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, स्मॉल। और इसी कारण से आप धरती के ऊपर रह पा रहे, क्योंकि धरती का साइज बहुत बड़ा हो गया, 6400 किलोमीटर रेडियस हो गई, इसके डबल इसका डायमीटर। तो 6400 किलोमीटर रेडियस होने के कारण जब आप पूरी पृथ्वी को ऊपर से देखोगे तो आपको गोल दिखाई देगी, पर जहां पे आप रह रहे हो वो आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा। अगर इस तरह का सरफेस और आप यहां अटके हुए हो तो नीचे नहीं गिरोगे। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे जैसे साइज बड़ा, मान लिया अंडाकार साइज होता गया, इतना तो नहीं होता पर कम होता है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, जब हम धरती पे 6400 किलोमीटर पे खड़े हैं और उसके कंपैरिजन में 1 किलोमीटर को कंसीडर करेंगे तो वो तो उसको स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा। इसलिए याद रखना, ये बात मैं पहले गोसीज लॉ में भी समझा चुका हूं, फिर से समझाइए। इसलिए बार बार कहता हूं कि सारे बच्चे पूरे लेक्चर के साथ बने रहा करो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, एंगल 90 डिग्री के बराबर आएगा। जब भी आप कहीं पे भी बड़ा सर्कल देखो और उसका छोटा एलिमेंट अगर उठा लो तो वो एलिमेंट हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर की तरह। इसीलिए यहां पे ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का, और आई अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। हम यहां पे अच्छा दिखाने के लिए लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर, ये मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं, कंसीडर a current carrying circular coil,
सर्कुलर कोयल हैविंग रेडियस आर एंड करंट आई। बस इतना आपको लिखना है। ये लाइन अगर आप लिख देते हो तो इसका जो सौंदर्यकरण है वो हो जाता है, और ये बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है। बस आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा करना है। जैसे आप इतना सा करते हो तो ये थोड़ा सुंदर सा लगता है, इसका सौंदर्यकरण हो जाता है इस पूरे का। अब हमें स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया तो कौन सा लॉ लगाएंगे भाई? हम लगाएंगे बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, दैट इज dB इज इक्वल टू मैं K इंटू मैं I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। ये हो जाएगा K I dl साइन थीटा बाय में R स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया K I dl साइन थीटा बाय R स्क्वायर। अब यहां पे थीटा तो 90 डिग्री हो चुका है, जो थीटा है वो कितने डिग्री हो चुका है? 90 डिग्री के बराबर। और आप सभी को पता है कि साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। इसलिए ये तो खत्म। तो यहां पे क्या बचा? dB इज इक्वल टू मैं K इंटू में I इंटू में dl डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। अगर इस पूरे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, क्योंकि ये तो स्मॉल एलिमेंट के कारण है, और पूरे एलिमेंट के लिए निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय इंटीग्रेशन। बाय इंटीग्रेशन अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा दैट इज dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K I dl डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कांस्टेंट कौन? K कांस्टेंट, I कांस्टेंट बटे में R कांस्टेंट। वेरिएबल कौन है भाई? dl है, ये सभी को पता है। कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 से स्टार्ट होकर अगर पूरे सर्कल में घूमोगे तो कितना घूमेगा? 2 पाई आर तक। तो इसलिए हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई आर तक घूमेगा। 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई आर तक घूमेगा। तो ये आपकी क्या होगी? लिमिट हो गई। अब देखिए आगे, K कांस्टेंट, I कांस्टेंट बाहर बटे में R का स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? L। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 पाई R तक। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज K इंटू आई डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? 2 पाई इंटू R। एक R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये dB का इंटीग्रेशन क्या? B इज इक्वल टू K की वैल्यू को रख दो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, साथ में कौन रहेगा? I, ऊपर 2 पाई, और नीचे इस R स्क्वायर का एक R कैंसिल हो गया था तो एक R। इस 2 पाई से कैंसिल होकर ये क्या बन गया? 2। यहां पे क्या आएगा? म्यू नॉट इंटू में I डिवाइडेड बाय में 2 इंटू R। ये बन गया, ये हो गया। यहां पे लिख देता हूं मैं कि हमने यहां पे K की वैल्यू को म्यू नॉट बाय में 4 पाई रखा है। हमने यहां जस्ट कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल सा वेरिफिकेशन किया है और उसके थ्रू हमने केवल इंटीग्रेशन सोल्व किया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय में 2R के बराबर। ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर आप बात करते हो ये पूरा सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसको आप B की बात कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी? दैट इज म्यू नॉट I बाय में 2R के बराबर। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसका होगा डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से कैसे होगा जरा समझिए। आपको अपने राइट हैंड को इस तरह से कर्व करना है कि जो थंब है आपकी फिंगर्स के परपेंडिकुलर हो। अब इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो कि स्ट्रेच योर राइट हैंड सच दैट द थंब एंड फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फिंगर्स कर्व इन डायरेक्शन ऑफ करंट। इस प्रकार से देखिए, जो करंट है इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमारी फिंगर्स है वो ऐसे क्या करनी चाहिए? करो। किस तरह? डायरेक्शन ऑफ करंट में। डायरेक्शन ऑफ करंट में ऐसे कवर की सर्कल में, तो जो थंब है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई। अगर ऐसा ही सर्कल होता और इसमें करंट इस डायरेक्शन में होता, तो अब की बार उंगलियां कैसे? ऐसे करो की, और थंब की डायरेक्शन क्या? बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बाहर की तरफ हो गया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल दोनों अलग अलग हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें भी थंब दे रहा, इसमें भी थंब दे रहा। वहां पे उंगलियां एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक टर्न करती थी, पर यहां पे फिंगर्स अलोंग द करंट क्या करेंगी? टर्न करेंगे। तो स्ट्रेच योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स, देन द फिंगर्स कर्व इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहां पे डायरेक्शन जो बात करेंगे तो वो जो डायरेक्शन होगी वो गिवन होगी किसके द्वारा, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड रूल से, याद रखना भाई, ठीक है। राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन आपको पता चलेगी। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ बातें और इसको एक्सप्लोर करता हूं, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलेंगी, आपकी बहुत सारी बातें कवर होंगी। आप एक बार इस टॉपिक को समझ लोगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, सारे झटाझट आप टकाटक खटाखट करोगे, आप न्यूमेरिकल समझ गए होगे, खटाखट। अब देखिए 90 डिग्री एंगल है, ये पूरे सर्कल में करंट जा रहा है। अब एक बात सोचिए, ये जो पूरा का पूरा जब सर्कल कवर हो चुका होगा तो टोटल एंगल कितना बनेगा सेंटर पे, 2 पाई 360 डिग्री। सभी को पता होना चाहिए कि पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है, जिसको 2 पाई कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो 2 पाई है एंगल, 2 पाई जो एंगल है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर 2 पाई एंगल, यानी कि 2 पाई एंगल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। 2 पाई एंगल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय में 2 इंटू आर। इतना ही तो है, देखो ये निकाला था। अगर मैं यहां पे यूनिट एंगल की बात करूं, हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, आपको कंप्लीट लिखना है, ये आपको साइन नहीं लगाने हैं, मैं टाइम को वेस्ट नहीं करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, दैट इज B इज इक्वल टू मैं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय में 2R और गुणा में 2 पाई हो जाएगा। यूनिटरी मेथड अपना रहा हूं। 10 रुपए की टॉफी आती है 20, तो एक की कितनी आएंगे, 20/10। 2 पाई एंगल का मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो एक का कितना, बटे में 2 पाई। अगर मैं यही बात करूं फॉर थीटा एंगल, अब की बार हमने कितना एंगल लिया, थीटा, 2 पाई नहीं, अब की बार हमने कितना ले लिया, थीटा, क्योंकि थीटा एंगल 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है कि मैं इसका एक इस पूरा सर्कल न लेके मैं इसकी एक आर्क काट के दे दूं आपको 90 डिग्री की, मैं आपको 70 डिग्री का एंगल काट के दे दूं, मैं आपको 50 डिग्री का एंगल काट के दे दूं, मैं आपको 150 डिग्री का एंगल काट के दे दूं, मैं आधा काट के दे दूं, तो एंगल तब तो 2 पाई नहीं बनेगा। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, बात को समझिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल का निकाला है। अब किसी सिचुएशन में कई बार एग्जाम्स के अंदर वो क्या करेगा, पूरे के पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा काट के दे देगा, कह देगा इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ, आधा काट के दे देगा, 1/3 काट के दे देगा, 2/3 काट के दे देगा, 3/4 काट के दे देगा। वो पूरे के कारण न पूछ के कितना भी काट के दे देगा, आपको पूरे के कारण तो पता है। तो जब कोई हिस्सा काटता है तो सेंटर पे एंगल थीटा बनता है, तो थीटा एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय में 2R और यहां हो जाएगा थीटा बाय 2 पाई। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन करवाया जाता है तो आपको रट्टा मरवाया जाता है कि जब आप किसी एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो तो उसको थीटा बाय 2 पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। वो थीटा बाय 2 पाई आया कहां से, यहां से आया। अब बात को समझिए, पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड ये है, अगर वो पूरा सर्कल नहीं बना रहा, सर्कल को अधूरा छोड़ रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये। अब ये एंगल कौन सा है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है आपका, वो वाला एंगल है ये थीटा। ये वाला एंगल नहीं है डीएल और आर के बीच जो आपने निकाला था, डीएल और आर के बीच एंगल, ये वाला नहीं, इस सेंटर पे बनने वाला एंगल है ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपकी सारी क्वेरी कंप्लीट हो जाएंगी जो भी आपके। अब इसके बाद कुछ स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस देखिए, अगर मैं एक एलिमेंट इस तरह से लूं, इसमें करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक एलिमेंट मैं इस तरह से लूं और इसमें करंट इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इस तरह से हमने लिया कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए। एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, दोनों में करंट है, इसमें करंट हो गया I1 और इसमें करंट हो गया I2, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अंदर डले हुए। अगर यहां पे मेरे पास कंप्लीट सेटअप होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, अभी तो एक ही बेंगल से, जैसे कि ये बेंगल है आपके सामने, इसके अंदर ऐसे करके दूसरी डाल दी, एक तो ऐसे रखी हुई है इस प्रकार से और एक ऐसे रखी हुई इस प्रकार से, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि एक तो ऐसे रख दी और एक इसके ऐसे रख दी, तो इस प्रकार से रख दी। अब क्या होगा, जो ऐसे रखी हुई है, देखिए ये जो ऐसे रखी हुई है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी कि ये ऐसे रख रखी है, ऐसे बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने पहले ही जैसे पहली यूनिट में बताया था, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो तो पहला काम डायरेक्शन निकालना, वही यहां पे बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स निकालो तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालो।
तो ये है, इसमें करंट ऐसे, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो उंगलियां ऐसे करो कर गई, तो ये हो गया बाहर की तरफ। अब ये बाहर वाले प्लेन को मैं दिखा देता हूं ऐसे, ऐसे दिखा देता हूं, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड, समझ जाना ये बाहर वाला प्लेन है। और दूसरा क्या, ऐसे, यानी कि ये ऐसे थी तो इसके अंदर डली हुई है ऐसे, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। अब ये तो थी ऐसे, अब इसके अंदर डाल दी ऐसे, ऐसे डाल दिया। अब ऐसे करंट जा रहा है तो इसकी क्या होगी, ऊपर की तरफ, देखिए ऐसे करंट जा रहा है तो ऊपर की तरफ होगा, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गया, B2 इस तरफ। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, पहला रिंग ऐसे, दूसरा रिंग ऐसे, तो दोनों रिंग परपेंडिकुलर, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब B1 मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट इंटू में I1 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में R1, पहले की रेडियस R1, दूसरे की रेडियस R2। कहोगे सर पूरा सर्कल है बच्चा पार्टी, अगर सर्कल अधूरा हो, पूरा सर्कल ना हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, थीटा बाय 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई। याद रखना अधूरे सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए फार्मूला ये होता है सीधा सा। इसी प्रकार B2 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दैट इज म्यू नॉट इंटू में I2 डिवाइडेड बाय में 2R2। हो सकता है R1 R2 एक दूसरे को। अब दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से होगा, ये B नेट, और किसके द्वारा दिया जाएगा भाई, ये दिया जाएगा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में 2B1 B2 कोस, एंगल कितने का है ये, 90 डिग्री का है, तो कोस 90। अब कोस 90 की वैल्यू क्या, 0, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0। तो यहां क्या बचा, दैट इज B1 स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा। ये आपका B क्या है, नेट है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर द रूट, इस तरह का। हाँ, कई बार सिचुएशन ऐसी भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, वो अगला कि एक जो है आपका ये रहा, और ये भी कैसे रहा, ये किसी एंगल पे रहा, किसी एंगल पे रहा, इसमें से I1 करंट जा रहा है, और दूसरा ये रहा, इसमें से I2 करंट जा रहा है, पर दोनों किसी एंगल पे, अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों की दोनों अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, अभी अभी समझाया था, और इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, अभी अभी समझाया। दोनों के बीच क्या हो गया, एंगल थीटा। अब ये परपेंडिकुलर नहीं, टेढ़ा है, टेढ़ा का मतलब कुछ ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से टेढ़ा एंगल बनाते हुए। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर न होके, जैसे एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो थोड़ा टेढ़ा होने के कारण इस डायरेक्शन में आया, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, ये किसी एंगल पे हैं। अब इसको 3 डायमेंशन में दिखा नहीं सकता, आप समझ जाइए कि दोनों एक दूसरे के एंगल पे हैं। यहां पे तो दोनों के दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, एक ऐसे था, दूसरा इसके अंदर डला हुआ था, परपेंडिकुलर थे, पर यहां परपेंडिकुलर नहीं, किसी एंगल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तो सेम रहेगा, वो तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय में 2R1। यहां पे भी म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय में 2R2, पर चेंज क्या होगा, B नेट। B नेट कैसे चेंज होगा, दैट इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस में 2B1 B2 कोस थीटा। पहले कोस 90 था, पहले केस में देखिए कोस 90 था तो ये 0 हो गया, यहां पे कोस थीटा रहेगा, 90 डिग्री नहीं होगा, बस इतना सा चेंज आएगा। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2 सिचुएशन पे आ सकता है, पहली सिचुएशन दोनों परपेंडिकुलर, और दूसरी सिचुएशन दोनों किसी एंगल पे, इस तरह से, ठीक है भाई। अब अगली सिचुएशन की हम बात करते हैं। चलिए भाई, यहां तो स्पेस कम है तो मैं इस स्पेस का यूज कर लेता हूं और बाद में इसको क्लियर कर देंगे। तो तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, तीसरी सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि 2 सर्कुलर कॉइल है जो कोसेंट्रिक है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में है, एक की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2, पर दोनों की दोनों क्या है, कोसेंट्रिक। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा म्यू नॉट इंटू में I, क्योंकि दोनों में मान लिया सेम करंट फ्लो कर रहा है, I अमाउंट हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/R1। फार्मूला क्या होता है B का फार्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय में 2R। ये पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं हम, कंप्लीट सर्कल के लिए, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह होगा। अगर दोनों में करंट भी अलग अलग है, इसमें I1 इसमें I2, अलग अलग करंट है, तो यही B का फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 2 और I1 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय में R2, इस तरह से हो जाएगा। और ये केस कब है, जब I1 की वैल्यू किसके बराबर हो, I2 के बराबर हो।
दो कोसेंट्रिक सर्कल हो तो मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरे सर्कल के हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दो कोसेंट्रिक सर्कल्स तो हैं पर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, एक में इस तरफ है तो एक में इस तरफ है, ठीक है। एक की रेडियस r2 है तो एक की रेडियस क्या है, r1 है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 2, पहले के लिए क्या हो जाएगा I1 बटे में R1, दूसरे के लिए माइनस हो जाएगा I2 बटे में R2, बस ये फर्क है। यानी कि कोसेंट्रिक जब सर्कल दिखाई दे दो और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का साइन, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन, बस इतना आपको कवर अप करना है और इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। इसी के बाद आपको ये सब पता चल जाएगा। और डायरेक्शन के लिए तो मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं कि डायरेक्शन कैसे आप फाइंड आउट करोगे, और आर्क के लिए भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्क के लिए कैसे सोल्व करोगे, डायरेक्शन के लिए कैसे सोल्व करोगे, तो वो सारी बातें आपको बता दी, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस पूरे सर्कल में एक एक टर्न्स की बात की है। कई बार क्या कहेगा वो क्वेश्चन, कहेगा n नंबर ऑफ टर्न्स। n नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या हुआ कि हमने एक एक टर्न्स की बात की है। अगर दोनों में n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें भी n है इसमें भी n है, तो दोनों को n से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को n से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कह दे कि इसमें n1 इसमें n2, तो यहां क्या हो जाएगा n1 बाय r1 n2 बाय r2, इसमें भी क्या हो जाएगा n1 और n2 की मल्टीप्लाई, ये n1 n2 होके दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा। n नंबर ऑफ टर्न्स है। अभी तक जितने भी मैग्नेटिक फील्ड निकाले, ये आप जो है नोट कर ले भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब मैं साफ करके चलता हूं। जितने भी आपने ये फार्मूला, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको फार्मूला करवाया था मैग्नेटिक फील्ड का, अगर इसको n टर्न्स के लिए लोगे, n टर्न्स के लिए लोगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट n इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2r, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एक एक टर्न्स का था, ये यहां पे भी n आ जाएगा। अगर n नंबर ऑफ, कोई कह दे कि सर्कल बने हुए पर उस सर्कल के अंदर 10 टर्न्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 10 गुना हो जाएगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स का खेल है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था, बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन। अब इसके न्यूमेरिकल किस हिसाब से पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे पहला न्यूमेरिकल, एन एलिमेंट dl इज इक्वल टू dx, वेयर dx की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, पहले ही दे दी इसने, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रही है, 10 एम्पियर के बराबर, और जो dl है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1 सेंटीमीटर के बराबर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं, x y और z। अब यहां पे एक छोटा एलिमेंट रख दिया करंट का, ये एलिमेंट रख दिया ऐसे, ठीक है, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है उसको क्या बोल दिया, dl, ऐसे रख दिया। और इस dl से 0.5 मीटर दूरी, ये दूरी कितनी है 0.5 मीटर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको मैं क्या मान लिया P। उसने कहा ना व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस एट डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो y एक्सिस पे 0.5 मीटर है, तो ये किसकी वैल्यू को डिनोट बता रहा है, ये वैल्यू को बता रहा है r की वैल्यू को, ये कह रहा है ये किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू। अब उस डायग्राम को याद कीजिए, जो डायग्राम बनाया था, इस एलिमेंट को dl बोला था, इसको r बोला था, इस पॉइंट को p बोला था, बस इसको चेंज करके यहां रख दिया, तो ये एलिमेंट dl, ये डिस्टेंस r है और ये पॉइंट क्या है, p है। और यहां पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट। देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू में k i dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपको dl एलिमेंट और r दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच एंगल तो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। k की वैल्यू आपको बताई थी 10 की शक्ति -7 होती है। करंट की वैल्यू अगले ने दे रखी कितनी, 10 एम्पियर। dl एलिमेंट 1 सेंटीमीटर का है तो मल्टीप्लाई कर दो -2 के साथ, क्योंकि सेंटीमीटर को किस में बदलोगे, मीटर में। साइन 90 की वैल्यू 1 और नीचे r स्क्वायर, मतलब r की वैल्यू दे रखी है 0.5 मीटर, तो 0.5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको आया है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए आपको। जब तक आप इसकी डायरेक्शन को पता नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन अधूरा है। या तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व कर लोगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, -2 -7 -9 में से 10 गया, कितना बचेगा, -8,
10⁻⁸ 0.5 का स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा। और यूनिट इसकी क्या रहेंगी, टेस्ला। पर इसके बावजूद इसकी डायरेक्शन की बात करनी है। अब डायरेक्शन की बात करोगे तो कि डीएल एलिमेंट टुकड़ा किस एक्सिस में है, यानी कि जो डीएल एलिमेंट टुकड़ा है वो किस एक्सिस में, आई एक्सिस में। और जो आर नाम का टुकड़ा है उसकी डायरेक्शन कौन है, जे है। और हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेक्टर फॉर्म का यूज। और वेक्टर फॉर्म में क्या था, वेक्टर फॉर्म में था के इंटू में आई, और यहां था डीएल क्रॉस में आर बटे में आर का स्क्वायर, डीएल क्रॉस आर। अब डीएल की वैल्यू क्या है, आई डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, जे है। अब राइट हैंड स्क्रू रूल को लगाओगे तो ये जे और ये इस तरफ जाएगा। देखो डीएल की तरफ मैंने सिखाया था, डीएल की तरफ उंगलियां, तो डीएल एलिमेंट और किस तरफ मोड़ना, आर की तरफ मोड़ा, तो ये अंगूठा बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों को मिलाओगे तो के डायरेक्शन आ गई। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की के डायरेक्शन होगी, इस प्रकार। तो ये आ गई इसकी डायरेक्शन। अब कई बच्चे इस बात में पजल हो जाते हैं, उसके पजलिंग का सॉल्यूशन भी मेरे पास है, करते हैं सॉल्यूशन उसका भी। आप एक सर्कल को बना लीजिए, याद रखना, यहां पे बोल दीजिए कि ये आई है, यहां पे बोल दीजिए कि ये जे है, और यहां पे बोल दीजिए के है। इस मैग्नेटिक फील्ड को सोल्व करने का आसान तरीका। और घूम जाइए सर्कल में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले आई क्रॉस जे, जब आई क्रॉस जे आया तो तीसरा जो बचा हुआ वो डायरेक्शन देगा के। क्लॉकवाइज घूमना है, आई और जे का मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा आएगा कौन, के। अब जे और के की डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करो, जे और के की डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करते तो बचा हुआ वेक्टर कौन है, आई है, तो आई लिख दिया। फिर हमने के और आई की डायरेक्शन को मल्टीप्लाई किया तो बचा हुआ वेक्टर कौन है, बचा हुआ वेक्टर जे है, तो जे आएगा उत्तर, इस प्रकार से। ठीक, ये क्लॉकवाइज चलना है। अगर आपने उल्टा चले, मान लीजिए आप उल्टा चले, उल्टा यहां से चले, मान लिया आपने लिख दिया जे क्रॉस आई, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, यहां पे आई क्रॉस जे था, जे क्रॉस आई, यहां पे केवल एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दें, माइनस आ जाएगा। क्लॉकवाइज चलोगे तो प्लस रहेगा, तो माइनस। अभी अभी आज का जो प्रश्न था वो क्या था हमारा था आई क्रॉस जे, देख लीजिए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या देता, प्लस का के देता है। अगर जे क्रॉस आई होता तो किसका आता, माइनस का के। यहां पे कौन है, के क्रॉस आई, अगर मैं लिख दूं आई क्रॉस के तो ये क्या देगा, माइनस जे देगा, दे तो जेगा पर माइनस का। यहां मैं लिख दूं मैं के क्रॉस जे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, बस इतना। इसको याद रख लीजिए। ये आपको 11th क्लास के वेक्टर के टॉपिक में समझाया गया था, वहां पे आपको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बताया गया था, उसके साथ साथ आपको ये रूल भी बताया गया, दोनों आपको बताए गए हैं। ये भी आसान पड़ता, वो भी आसान पड़ता है, बस आप ये पता कर लीजिए डीएल किस में है और आर किस में है। तो डीएल क्रॉस आर मतलब आई क्रॉस जे किसको देगा, के को देगा। अगर उल्टा होता जे क्रॉस आई तो क्या देता, माइनस जे, माइनस जे का मतलब अंदर, बोर्ड के अंदर माइनस के होता। ठीक है, उतार लीजिएगा आप बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट, एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास जो कि करंट को कैरी कर रहा है। सबसे पहले आपने स्ट्रेट वायर लिया और उस स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट जो है वो कैरी कर रहा है, करंट जो है मूव कर रहा है, ऐसी बात इसने बोल दी। अब आगे देखिए, और 12 एम्पियर, कितने एम्पियर का करंट है, 12 एम्पियर, यानी कि अगर हम यहां पे बात करें इस करंट की वैल्यू जो है वो है 12 एम्पियर के बराबर। ठीक, इस वायर में से जो आपको दिखाई दे रहा, बेंट इन ए सेमी सर्कल, आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल में गया जिसकी आर्क क्या है, 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर ए, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर ऑफ द आर्क। इस बी जो सेंटर दिखाई दे रहा है जिसको वो बोल रहे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट के कारण। स्ट्रेट सेगमेंट कौन कौन सा है, ए से बी और डी से ई, ये सेगमेंट है। पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों स्ट्रेट सेगमेंट है, इनके कारण। तो पहले पार्ट का उत्तर जो स्ट्रेट सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट में कौन आता है, एक तो ए बी आता है और दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है डी और ई। ठीक है, अब बायोट सेवर्ट्स लॉ लगाइए, दैट इज डी बी इज इक्वल टू में के इंटू आई, यहां वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो डीएल क्रॉस आर बटे में क्या हो जाएगा, आर क्यूब। यानी कि अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डीएल साइन थीटा बटे में आर का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो, अगर मैं स्ट्रेट सेगमेंट की बात करूं तो स्ट्रेट सेगमेंट के यहां पे निकालना, तो इसके यहां पे जो दूरी होगी इसको आर बोलते हैं, क्योंकि हमने हमेशा बताया है कि जिस एलिमेंट से निकालने उससे जो दूरी है जिस पॉइंट पे निकालना है, यानी कि इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे निकालना, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर। इसी प्रकार एक भी एलिमेंट के कारण इस ओ पॉइंट पे निकालना, तो इसकी दूरी क्या कहेंगे, आर कहेंगे। तो ये एलिमेंट तो हो गया कौन, डीएल,
और ये एलिमेंट कौन हो गया आर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा भाई, 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री का बनते इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 के बराबर, क्योंकि साइन 0 इज 0, पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0। सिमिलरली अगर आप डी की बात करते हो तो डी की डायरेक्शन ये हो गई और इससे उल्टी डायरेक्शन होगी किसकी, आर की, तो यहां एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का। अगर एंगल 180 का बना है तो साइन 180 भी 0, तो इस एलिमेंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0। मैं इस बात को जरा फिर से समझाता हूं, आपको ध्यान से समझना, थोड़ा सा फोकस करना भाई। देखिए, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है ए और बी, और ये पॉइंट रहा ओ। हमारा कंसर्न हमेशा क्या रहता है, हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ को याद करेंगे। मान लिया ये एलिमेंट है डीएल, तो ये ए बी एलिमेंट किसका काम करेगा, डीएल का काम करेगा, और इससे आर दूरी पे एक पी पॉइंट मानते थे जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो इससे आर दूरी पे एक ए पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड इसने कहा निकाल दो, तो ये क्या काम करेगा, आर का। अब इसी डायरेक्शन में बी, इसी डायरेक्शन में आर, सॉरी इसी डायरेक्शन में डीएल, इसी डायरेक्शन में आर, इसलिए एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री के बराबर। इसलिए इस पहले एलिमेंट स्ट्रेट ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बन गया, 0। इसी प्रकार ये जो एलिमेंट है, स्ट्रेट एलिमेंट है, इसके कारण डीएल तो हो गया इस तरह और इसका आर हो गया इससे उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए एंगल कितने का बना, 180। और फिर से साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर से इस एलिमेंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब इसका सिंपल सा रूल बताता हूं जो आपको काम आएगा, जो आपको बहुत सारी हेल्प करेगा, हर वक्त हेल्प करेगा। आपको चेक क्या करना है, जिस भी स्ट्रेट एलिमेंट, कभी भी अगर ये ऐसे क्वेश्चन में आपसे कह दे कि स्ट्रेट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तो इस बात को गांठ बांध लो। पहले ये देखो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा, यानी कि जिस पॉइंट से वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, जिस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, वो किस पे पूछ रहा है, ओ पॉइंट पे, क्या उस ओ पॉइंट के अंदर से वो सेगमेंट पास हो रहा है, नहीं हो रहा, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके देख लो। हम अगर इस ए बी एलिमेंट को एक्स्ट्रापोलेट करें सीधा, तो ये किससे पास हो रहा, ओरिजिन से, उस ओ से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया गया। अगर उसी पॉइंट से वो पास हो रहा है तो आप क्या कीजिए, उस मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दीजिए। इसी प्रकार डी एलिमेंट को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसलिए इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो या अगर इसका रीजन पूछे तो बता दो एंगल 0 बन रहा है और 180 बन रहा है। अगर ये पूछे कि आया मतलब शॉर्ट में करना है, आप पेपर के अंदर बैठे हुए 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो आपको करना क्या, आपको सिंपल सी बात करनी है कि आपको उस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करना है। अगर वो लाइन उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड 0, बस इतना सा। ये पहले पार्ट का उत्तर था भाई। दूसरे पार्ट का उत्तर, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल differ that of circular loop and in what way does it resemble? In what way the contribution to B from the semicircle differ from that of circular loop and in what way does it resemble? अब देखिए ये सेमी सर्कल है, ये रहा आपका सेमी सर्कल, और इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में यहां पे, और ये पॉइंट क्या हो गया, O हो गया। अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगा देता मैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय मैं 2 इंटू रेडियस आर, पूरा सर्कल होता। पर अब ये अधूरा सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कौन में, थीटा बाय 2 पाई, आपको समझा दिया गया था, याद रखें। बार बार मैं रिपीट भी करूंगा ताकि आप याद हो जाए। एक ही बात याद रखनी है, अगर सर्कल कंप्लीट है, अगर सर्कल कंप्लीट है तो आपका फार्मूला सिर्फ इतना रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर सर्कल इनकम्प्लीट है थोड़ा सा भी, तो फार्मूला थीटा बाई 2 पाई मल्टीप्लाई में आएगा। अब देखिए ये सर्कल ना होकर के पूरा सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल होता तो एंगल होता 360 डिग्री, आधा सर्कल है तो एंगल होगा 180 डिग्री, जिसको हम क्या कहेंगे, पाई कहेंगे, यही होगा। तो यहां पे थीटा की जगह पाई रखा, तो दैट इज म्यू नॉट आई, थीटा की जगह रख दिया पाई, बटे में 2 इंटू आर इंटू में 2 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 4r। ये किसका आ गया, सेमी सर्कल का। ये बातें किसकी चल रही हैं, सेमी सर्कल की, ठीक है भाई। पर इसने क्या कहा, वो सर्कल से कैसे डिफर करता है। अगर पूरा सर्कल होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2r। ये कह दिया बी डैश, हाफ सर्कल का, ये पूरे सर्कल का। अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस हाफ सर्कल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से कैंसिल होके 2, तो किस में बदल जाएगा, इसमें। यानी कि जो बी है सर्कल का वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ बी ऑफ सेमी सर्कल, यही तो हुआ है।
यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन तो आपको पता है, राइट एंड थंब रूल से लोगे, यानी कि ये उंगलियां इस तरफ जा रही है तो थंब अंदर की तरफ, इनवर्ड टू द प्लेन। देखिए उंगलियां इस तरफ, उंगलियां ऐसे जा रही है करंट की डायरेक्शन में, तो ये अंदर की तरफ हो गया। ये राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आपने बता दी, इनवर्ड हो गई, इनवर्ड। ठीक है, बस डिफर कहां कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड डबल होता है सेमी सर्कल से, आधा मैग्नेटिक फील्ड आधा सर्कल, पूरा मैग्नेटिक फील्ड पूरा सर्कल। बात क्या याद रखनी है, अगर सर्कल पूरा है, कंप्लीट है, तो फार्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर सर्कल को आधा कर दिया गया, किसी एंगल पे काट कर दिया गया, पूरा नहीं है, तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, थीटा बाई 2 पाई के बराबर। बस इतना याद रखना है। अब तीसरा पार्ट, would your answer be different if the wire were bent into the semicircle arc of same radius but in opposite way as shown। इन सब की वैल्यू पुट कर रखी है भाई, ये जो आप है ना यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आपको बताया गया था, म्यू नॉट की वैल्यू निकाल के। करंट दे रखा अगले ने 12 एम्पियर, आर भी अगले ने दे रखी, देखो करंट दे रखा है, आर दे रखी, सबकी वैल्यू के निकाल लो आंसर, इसका भी निकाल लो, डबल हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, अगर मैं इस सेमी सर्कल को इस तरह से बना दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। पहली बात, अगर करंट सेम है, आर सेम है, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट आई बाई 4r, तो क्या रहेगा, सेम। अब करंट सेम, आर सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ केसेस सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट है, कैसे अपोजिट है, देखिए ये सर्कल जो है ये तो ऐसे करंट ले जा रहा है, ऐसे करंट ले जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पर इस सर्कल में करंट नीचे की तरफ है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, तो उंगलियां ऐसे जाएंगी, उंगलियां ऐसे जाएंगी, उंगलियां ऐसे, तो बाहर की तरफ, मतलब यहां आउटवर्ड होगा और यहां इनवर्ड होगा। इसलिए लिख सकते हो कि इन अपोजिट इन द डायरेक्शन, पहले केस में इनवर्ड और दूसरे केस में आउटवर्ड। उंगलियां ऐसे ले आओ, उंगलियां तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, उंगलियां लिया 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 अंदर की तरफ, उंगलियां लिया, और यहां लिया उंगलियां लिया इस तरफ डायरेक्शन। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भाई, आज के सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चंस वो है, कुछ प्रीवियस ईयर के, कुछ एनसीईआरटी के, कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे वो क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने वैसे क्वेश्चन भी कवर अप कर दिए हैं जो आपसे क्रिटिकल वे में पूछे जा सकते हैं। देखिए, द वायर एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में दिखाया गया है, कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। ये कितना करंट को कैरी कर रही है, दैट इज 10 एम्पियर करंट को, वो लिख रखा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस जो दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड ओ पे निकालोगे तो यहां पे कितने पॉइंट है, एक तो आपका ये सेमी सर्कल है, एक आपका सेगमेंट ए से बी है, एक सेगमेंट आपका यहां से यहां तक है, इस प्रकार से अलग अलग सेगमेंट है। इसको ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी बोल दो भाई। ठीक है, यहां डी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो ए बी के लिए होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड बी सी डी के लिए होगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड डी ई के लिए होगा। अलग अलग हो गए, यानी कि जितने पार्ट्स उतना ही मैग्नेटिक फील्ड। मैं यहां पे ये समझाना चाहता हूं, जितने एलिमेंट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे कितने एलिमेंट, एक ए से बी है, क्योंकि देखो ये तो सेमी सर्कल है, ये स्ट्रेट एलिमेंट है, तो अलग अलग बात हो गई। तो पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, और तीसरा एलिमेंट ये। अब पहले एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या चेक करेंगे, मैंने कहा था जब भी आपको कोई स्ट्रेट वायर दिखाई दे तो आप ये चेक कर लो जिस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा, क्या वो एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद उससे पास तो नहीं हो रहा। तो इसने किस पे पूछा, ओ पॉइंट पे। अगर ए बी को एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं, यानी इन्होंने खुद नहीं दिखा रखा है, तो वो किससे पास हो रहा, ओ से पास हो रहा है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। इसी प्रकार डीई को अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो वो भी किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इसलिए इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, सबसे पहले ये चेक करो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, हमने निकाला ओ पॉइंट पे। फिर उस स्ट्रेट सेगमेंट को देखो, ये देखा, एक बार इस ओ पॉइंट पर जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो, और एक बार उस स्ट्रेट सेगमेंट को देखो। अगर उस स्ट्रेट सेगमेंट को एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो क्या उस पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, हो रहा है पास, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि एंगल 0 बनेगा या 180 डिग्री बनेगा, दोनों पे साइन फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, पता होगा ना, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ये पता होना चाहिए। और कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, उसी के बाद आप इस पे काम कर पाओगे।
हो गया। अब हम बात करते हैं किसके कारण, इस आर्क के कारण। अब ये पूरा सर्कल नहीं है, पूरा सर्कल होता तो सीधा फार्मूला, पूरा सर्कल नहीं है, इसलिए हम यहां पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू आर, और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बाय 2 पाई से। मैंने 1000 बार ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि अगर पूरा सर्कल नहीं है तो ये फार्मूला, अगर पूरा सर्कल है तो सीधा फार्मूला, बस ये याद रखना आपको। अब क्या दिखाई दे रहा है, पूरे सर्कल में से 90 डिग्री के एंगल को काट दिया। अब 90 डिग्री एंगल को क्या बोल सकते हैं, पाई बटे 2, सभी को पता है 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं, पाई बटा 2। यानी कि अगर पूरा एंगल 2 पाई था, ये निकाल ले क्या थीटा, पूरा एंगल क्या 2 पाई, उसमें से कितना काट के निकाल दिया, पाई बाय 2। ऐसे ही तो किया। अब एंगल निकालना सिखा रहा हूं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये बचा हुआ एंगल कितना है जिसके कारण निकालना है, जो बचा हुआ एंगल है वो कितना है वो हमें निकालना है। पूरा एंगल कितना था 2 पाई का, उसमें से कितना काट दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, पाई बटे 2, 180 बटे 2। तो पाई बटे 2 को काट दिया तो कितना बटा, 2 दूनी 4 पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई बटे 2। और बचना भी तो 270 डिग्री ही था बच्चा पार्टी, 270 डिग्री यही तो होता है 3 पाई बाय 2। तो यहां पे रख दो, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2 इंटू आर, और थीटा की जगह 3 पाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय में 2 पाई। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये होगा 3 म्यू नॉट आई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आर, दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखिए बी का फार्मूला हो गया 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 8 आर। तो 3 म्यू नॉट की वैल्यू आपको बताई थी कि 4 पाई गुणा 10 की शक्ति -7 होती है, आज के लेक्चर में ही बता चुका हूं। करंट अगले ने कितना दे रखा है, 10 एम्पियर का, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बटे में 8, और आर की वैल्यू अगले ने दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय में 10⁻⁻²। ठीक है, ये तो क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। सोल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा आपको, सोल्व करोगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए करंट देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उंगलियां 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 उंगलियां, तो ये अंदर की तरफ देखो, अंगूठा अंदर की तरफ उंगलियां शो कर रहा है, तो ये देखो उंगलियां अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। तो ये कंप्लीट जो चैप्टर था बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ के बारे में था, आज का जो लेक्चर था वो हमारा। इस लेक्चर में हमने बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की बात की है, कंप्लीट बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ के बारे में हमने बात कर ली, और यही पूरा चैप्टर बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, अंदर की तरफ हो गया, या वो डायरेक्शन की टर्म में जो भी दे ऐसे भी लिख सकता है, माइनस का के, उत्तर में जो दे वही आप कंसीडर कर ले। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। जैसे बायोट सेवर्ट्स लॉ को देखा वैसे ही एम्पियर सर्किट लॉ को। धन्यवाद।